हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। तो जिस तरह से हम लोग इंडियन इकोनॉमी प्रिपेयर कर रहे हैं, आज का सेशन भी स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक कर लो। डेली हम लोग 10 o'clock जो है वो इंडियन इकोनॉमी लर्न करते हैं कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए ये सेक्शन जो है वो हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो पहली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ के कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमने इस अप्रोच से इकोनॉमी को ग्रो करवाना है जिस अप्रोच में हम रिसोर्सेस प्रेजेंट जनरेशन के लिए भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो प्रिजर्व्ड है। तो इस पर्पस के लिए जो एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारे पास ऑप्शंस है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ये जो है किस चीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया? सस्टेनेबल ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। अब वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है वो 1974 में आया था और इसका अमेंडमेंट किया गया था 1988 में। 1988 में इसको अमेंड कर दिया गया था, मतलब कुछ चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे। नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट जो है ये भी पता होना चाहिए, ये 1985 में लॉन्च किया गया था। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आप सबने सुना होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो था वो बना था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1 जनवरी 1974 को। उसको रिप्लेस करके हमारे पास एक्ट आया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वो आया 1999 में। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है हमारा 1949 में बना हुआ, 1935 में था आरबीआई एक्ट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। Next question we are having, which of the following organizations is established mainly to promote the micro, small and medium industrial sector? इसको हम MSME भी कहते हैं। अब कौन सा संगठन है जो मुख्य रूप से भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है? नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सिडबी आप सबको पता है क्या? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को जो है वो स्टैब्लिश किया गया है किस चीज के लिए? एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर हम सिडबी की बात करें तो सिडबी 2 अप्रैल 1990 को आया है। आईडीबी आया है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एंड एक्सिम इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अब देखो सिडबी जो है वो 2 अप्रैल 1990 में बना था। इसके हेडक्वार्टर्स जो है दैट इज इन लखनऊ। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहां पे इसके हेडक्वार्टर्स है? लखनऊ में इसके हेडक्वार्टर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये आता है। अब देखो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो एक्ट पास हुआ है वो है MSMED, डी मींस डेवलपमेंट, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था। उसके बाद में 2020 में ना इसका डेफिनेशन को रिफाइन करा गया। तो वो भी देख लेते हैं कि अब एमएसएमई की डेफिनेशन में क्या आता है। जब पहले था ना तो पहले ये था कि माइक्रो इंडस्ट्रीज वो है जिनमें 25 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख से कम का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में 25 लाख से कम है और सर्विस एंटरप्राइजेस में 10 लाख से कम है। बट अब जो रिवाइज क्राइटेरिया किया गया है उसमें ये है कि मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज कंसर्न हो, 1 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ से कम का टर्नओवर इक्वल्स टू एंड लेस देन। स्मॉल इंडस्ट्रीज उनको माना जाता था जहां पे 5 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट हो। अब माना जाता है इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम हो और टर्नओवर 50 करोड़ से कम हो। मीडियम वो माना जाता है जिसमें 20 करोड़ से कम की इन्वेस्टमेंट हो और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से कम का हो। बाकी सारे जो है वो लार्ज में कवर किए जाते हैं। सो आपको ये याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में पूछा जाता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, आपको पुराने के अकॉर्डिंग नहीं देना। अब आंसर ये 1 जुलाई को रिवाइज किए गए थे, सॉरी 1 जून 2020 को रिवाइज किए गए थे। 1 जून 2020 को निर्मला सीतारमन जी ने अनाउंस करा था, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे 2020 में। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज को किस तरह से उनकी डेफिनेशन को अमेंड करके उसके नए रेंजेस जो है वो अनाउंस किए गए, आपने ये याद रखना। 1 पहले लेस देन 1, देन 1 to 10 and then 10 to 20. Next question is, which of the following schemes is launched to provide the prenatal and postnatal care to the mother and child? National Mission for Protein Supplements, Initiative on Vegetable Clusters, Promotion of Nutri Cereals या फिर जननी सुरक्षा योजना। तो इसका राइट आंसर है जननी सुरक्षा योजना।
जननी सुरक्षा योजना जो है वो माँ और बच्चे के प्रसव पूर्व और प्रसव उत्तर देखभाल प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। जननी सुरक्षा योजना के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जीएसवाई भी इसको बोला जाता है। ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर जो है वो चलाया गया। इट इज अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। सो ये चीज भी याद रखनी है। बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द maternal and neonatal mortality by promoting the institutional delivery. NRHM के अंडर आता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर आता है। इसको लॉन्च कब किया गया था? लॉन्च डेट याद करनी बड़ी जरूरी है, 12 अप्रैल 2005। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और हमारे जितने भी यूटीज के हेड्स हैं उन्होंने ये जो है वो सक्सेसफुली इस योजना को जो है वो अप्लाई किया हुआ है। अगर आप उसके रेट्स पढ़ना चाहते हो तो गिवन है, आप इसको भी याद कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए रूरल एरिया वुमेन जो है उनको 1400 का अमाउंट है और अर्बन एरिया वुमेन गेट द अमाउंट ऑफ 1000। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन इकोनॉमी इज करेक्ट? अगर इंडियन इकोनॉमी की बात की जाए तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? इंडियन इकोनॉमी इज एज डेवलप्ड एज ऑफ चाइना। नहीं, हमारी इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। About 70% of Indians are involved in some type of self-employment and the owners of some of other micro or small enterprise. इसमें कहने का मतलब ये है कि 70% से ज्यादा भारतीय जो हैं, 70% के करीब भारतीय खुद अपने सब पे एम्प्लॉयड है या किसी तरह का छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं। एक्चुअल में इतनी ज्यादा परसेंटेज नहीं है। इन इंडिया सिंगल बिगेस्ट एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये बिल्कुल सही बात है, इसीलिए हमें एग्रेरियन इकोनॉमी कहा जाता है। अबाउट 48% इंडियन वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन फॉरेन कंट्रीज। ये गलत है। This statement is wrong. C option is right answer. इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ फैक्ट स्टडी कर लेते हैं। जैसे इंडिया इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब ये है यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी है और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है। आधे से ज्यादा वर्कर्स एग्रीकल्चर के में काम करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग हमारे यहाँ पे यूएस से कम है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज लोअर एज कंपेयर टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडियन मिडिल क्लास जो है वो यूएस मिडिल क्लास से बड़ा है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। अट्रैक्टिव कंट्री है क्योंकि यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा है। यहाँ का लेबर फोर्स इंटेलिजेंट लेबर फोर्स भी है। यहाँ पे आउटसोर्सिंग के लिए ज्यादा लोगों को यूज किया जाता है। मतलब सर्विस सेक्टर में ना इंडिया की लेबर को बहुत ज्यादा एम्प्लॉय किया जाता है। फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर्स। और इंडिया के जीडीपी में सर्विस सेक्टर का सबसे ज्यादा योगदान है, जिसमें से हाईएस्ट क्रेडिट जो जाता है वो बॉलीवुड को जाता है। अगले क्वेश्चन पे आता है, व्हाट इज एन इंडियन डिपॉजिटरी रिसेप्ट? जैसे आपने अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसेप्ट सुना होगा, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसेप्ट सुना होगा, उसी तरह से इंडियन डिपॉजिटरी रिसेप्ट है। इंडियन डिपॉजिटरी रिसेप्ट सबसे पहले स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने शुरू करी थी। पहली कंपनी थी वो इंडियन डिपॉजिटरी रिसेप्ट को शुरू करने वाली। अब ये क्या है? इट इज अ डिपॉजिट अकाउंट विद द पब्लिक सेक्टर बैंक। Depository account with any depositories of India. Instrument in the form of the depository receipt created by an Indian depository underlying equity shares of the issuing company. An instrument in form of the deposit receipt issued by the Indian depositories. The right answer क्या है? Right answer है option number B. Actual में Indian depository receipt ये है जब हम Indian currency में यानी रुपी करेंसी में depository receipt को issue करते हैं। Depository receipt is a kind of financial instrument. जब हम इसको issue करते हैं अपनी करेंसी में, मतलब in the currency of the rupee, इंडियन करेंसी में अगर इशू किया जाता तो फिर हम उसको इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट कहते हैं। तो पहले कौन सा बैंक था? पहला बैंक था स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एईपीएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एईपीएस, एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसमें फंड ट्रांसफर भी होता है, बैलेंस भी होता है, कैश विड्रॉल भी चेक किया जा सकता है, कैश विड्रॉल भी कर सकते हो, डिपॉजिट भी करवा सकते हो, बैलेंस भी चेक कर सकते हो एंड फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। IIN इज रिक्वायर्ड। IIN डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेकंड आई? सेकंड आई मींस ये वाले आई का क्या फुल फॉर्म है? सेकंड नंबर आई का क्या फुल फॉर्म है? IIN मींस इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इशूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज IIN। तो सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन, सेकंड इज आइडेंटिफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपको याद रखना पड़ेगा एईपीएस भी और IIN भी। कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे हम इस सेशन में इसके। The NSAP, which means National Social Assistance Program, is in confirmation with the article. किस आर्टिकल के अंदर इसको कवर किया जाता है? NSAP को। NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसमें और भी 4 स्कीम्स आती है, ये याद कर लो। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम भी कवर किया जाता है,
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम भी कवर किया जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम भी कवर किया जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम भी कवर किया जाता है। ये चारों स्कीम्स जो हैं वो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के अंडर ही आती हैं। और किस आर्टिकल के अंडर इनको क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के अंडर इसको कवर किया गया है, उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 41 के अंडर आता है। एनएसएपी जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1995 में, एंड ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर कवर किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर कवर किया जाता है। क्लियर? तो ये चारों प्रोग्राम्स भी आपने याद रखने हैं, दैट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम एंड इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। नेक्स्ट पे चलते हैं। The proposal to set up a separate entity to regulate the payments and the settlements. Payments और settlements को regulate करने के लिए जो कमेटी बनी थी ना, that was हेडेड बाय रतन वातल। रतन वातल के द्वारा वो कमेटी हेड की गई थी, वो चेयरमैन थे उस कमेटी के। तो आपको मैंने पहले भी बताया वो पिछले लेक्चर्स में कि चेयरमैन के नाम पे कमेटी का नाम पड़ जाता है यूजुअली, तो वातल कमेटी उसको बोला जाता है। सो प्रपोजल जो है पेमेंट सेटलमेंट के लिए, पेमेंट या सेटलमेंट को रेगुलेट करने के लिए किसने दिया था? रतन वातल ने दिया था। रतन वातल की जो रिकमेंडेशन आई थी ना, दैट वाज इन द ईयर 2007। 2007 में ये रिकमेंड आई थी, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आया था 2007 में, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007। अब ये देखो रतन वातल कमेटी ने क्या रेकमेंड किया था, सेटिंग ऑफ अ सेपरेट मोर इंडिपेंडेंट पेमेंट रेगुलेटर। उन्होंने कहा था आरबीआई के फ्रेमवर्क के अंडर ही ना एक पेमेंट्स रेगुलेटर जो है, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है या ऐसी बॉडी जो है उसको एस्टैब्लिश करो। पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट मैंने आपको बताया कब आया हुआ था, 2007 में। इसको और ज्यादा रिफाइन करने की जरूरत है, इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी के क्लॉजेस ऐड करना जरूरी है। ये तीनों पॉइंट्स याद कर लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डाटा सिक्योरिटी और प्रिवेसी। आधार का रोल बहुत ज्यादा होना जरूरी है, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जा सके। आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट या नेफ्ट की अगर बात की जाए तो 24/7 बेसिस पे होना चाहिए। और इंटरऑपरेटेबिलिटी हो बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स की, मतलब एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहे। मोबाइल नंबर और आधार को बेसिकली यूज किया जा सके, डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए फंड बनाया जा सके। कुछ इंपॉर्टेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो आरबीआई के अंडर लेके आओ, मतलब आरबीआई को जो है वो रेगुलेट करे, गवर्न करे। गवर्नमेंट पेमेंट्स जो है, मतलब सरकारी डिपार्टमेंट्स में जो मीडिया यूज करना है, जो पेमेंट मैकेनिज्म यूज करना है, दैट शुड बी डिजिटल। कैश हैंडलिंग चार्जेस जो है वो गवर्नमेंट अप्लाई करे। सो ये सारे रतन वाटल कमेटी जो थी उसके पैनल की रिकमेंडेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये सारी याद करनी चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना आपसे सॉल्व हो जाएगा। देन व्हेन वाज द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर्म्ड? आयुष का फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी। अब आयुष जो है वो हमारी प्राचीन पारंपरिक संस्कृति को जो है वो दर्शाता है इंडिया की। तो आयुष मिनिस्ट्री का गठन जो है वो कब किया गया था, जिसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, 9 नवंबर 2014 को। 9 नवंबर 2014 को आयुष मिनिस्ट्री जो है वो बनाई। फॉर एईपीएस, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आईआईएन यानी कि इश्यूर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज इशू टू, किसको इशू किया जाता है? दैट इज इशू टू द बैंक्स। बैंक्स को ये नंबर जो है वो इशू किया जाता है। What are the inputs required for AEPS? AEPS सिस्टम अगर इंस्टॉल करना ना, तो इसके लिए AEPS के टोटल 6 सर्विसेज है, 6 सर्विसेज है। बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, कैश डिपॉजिटरी, बेस्ट फिंगर डिटेक्शन एंड आधार टू आधार फंड ट्रांसफर। सो इसके लिए चाहिए क्या होता है, अगर आपको AEPS सिस्टम इंस्टॉल करना है उसके लिए आपको IIN चाहिए, आधार नंबर चाहिए, फिंगरप्रिंट भी चाहिए। ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। अब आपको AEPS का फुल फॉर्म भी पता लग गया, AEPS जो है IIN क्या होता है वो भी पता लग गया, बैंक्स को इशू किया जाता है, क्या इसके लिए चाहिए वो भी हमें पता लग गया। अब ये जो इश्यूअर बैंक को इशू किया जाता है, इश्यूअर बैंक को इशू किया जाता है 6 नंबर का 6 डिजिट नंबर होता है। IIN जो है वो 6 डिजिट नंबर होता है। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकमेंडेड बाय द एक्वर्थ कमेटी इन द ब्रिटिश इंडिया? एक्वर्थ कमेटी के बारे में अगर बात की जाए तो एक्वर्थ कमेटी जो है वो 1920 में बनी, ठीक है, 1920 में ये बनाई गई थी। इनकी रिकमेंडेशंस 1924 में लॉन्च की गई। इनके जो एक्वर्थ कमेटी पर्सन का नाम मैं बता देती हूँ, विलियम एक्वर्थ उनका पूरा नाम है, जो चेयरमैन थे, जिनके अंडर ये कमेटी बनी हुई है। किसके लिए था? मेनली एक्वर्थ कमेटी का जो रिकमेंडेशन था वो ये था, कंसोलिडेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। यहाँ पे मैं साइड पे लिख देती हूँ कंसोलिडेशन एंड, क्योंकि ऑप्शंस में ये भी आता है, कंसोलिडेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज।
ये वो कमेटी है जिनका कहना ये था कि रेलवे बजट अलग किया जाए, बाकी बजट जो है वो अलग किया जाए, तो सेपरेटिंग द रेलवेज एंड द जनरल बजट, ये इनका एक रिकमेंडेशन था। अगर आपको क्वेश्चन आया उसमें है कंसोलिडेशन एंड नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज, देन दैट इज द राइट आंसर। तो 1 नवंबर 1947 को पहला फर्स्ट रेलवे बजट आया था। फर्स्ट रेलवे बजट वाज अनाउंस्ड ऑन 1 नवंबर 1947। किसने अनाउंस किया था? डॉक्टर जॉन मथाई ने। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में वैसे ये डिस्कस किया हुआ है। डॉक्टर जॉन मथाई ने पहला रेलवे बजट जो है वो अनाउंस किया था। लास्ट जो है ना वो सुरेश प्रभु के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। लास्ट रेलवे बजट आया था 2016 में, 25 फरवरी 2016। उसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो मर्जर अनाउंस कर दिया था कि रेलवे बजट और इंडियन बजट जो है इसको मर्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, तो 21 सितंबर से इसका मर्जर अप्रूव हुआ है। ये भी मैं बता देती हूँ, मर्जर जो है वो कब हुआ है? 21 सितंबर। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए पेपर में, 2016 को कब हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेट्स इज अ वायबल एंटिटीज। इसको सीडीआर बोलते हैं, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग। कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग ये इसका फुल फॉर्म है, कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सीडीआर एम्पायर्ड ग्रुप का ही है। तीनों ऑब्जेक्टिव्स हम इसके पढ़ेंगे ताकि और क्लियर हो जाए। सीडीआर जो है कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग का जो फैसिलिटी रहता है ना, वो ये रहता है कि एक्चुअल में ये मैकेनिज्म ये है कि जो बैंक्स अपने डेट जितने भी उन्होंने लोन्स जो है वो दिए हुए हैं या लोन्स लिए हुए हैं, अगर वो अपनी बैंकरप्सी को मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर वो अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पा रहे, अगर वो अपनी लोन की रीपेमेंट्स को मैनेज नहीं कर पा रहे और बैंकरप्सी के कगार पे आ रहे हैं, तो उनकी फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज करना, उनके डेट्स को रीस्ट्रक्चर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है? सीडीआर एम्पायर्ड ग्रुप। सो टू इंश्योर द टाइमली एंड द ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द कॉर्पोरेट डेट्स, to aim at preserving the viable corporates that are affected by certain internal and external factors, ताकि वो डेड कंपनीज ना बने, and to minimize the losses to the creditors, ताकि जिन्होंने लेंड करा है या जिनको पैसे देने वाले हैं कंपनी की तरफ से, that are the credit holders, तो उन क्रेडिटर्स जिनको पैसे वापस करने हैं, तो उनकी तक भी पैसे जाए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेशन ऑफ केलकर रिपोर्ट ऑन गैस प्राइसिंग। गैस प्राइसिंग पे जो केलकर की रिपोर्ट आई थी ना, उसके बारे में पूछा गया कि उसकी रिकमेंडेशन जो है वो क्या थी। नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी प्राइस्ड एट हाईएस्ट प्राइस पॉसिबल इन द मार्केट, ये ऐसा उन्होंने कहा था। देयर शुड बी इंपोर्ट लिंक प्राइसिंग ऑफ द डोमेस्टिक नेचुरल गैस, ऐसा नहीं कहा था। नेचुरल गैस प्राइसेस शुड बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करे, ऐसा उनका कहना था। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 2013 में इनका केलकर कमेटी जो है वो बिठाई गई थी, मतलब कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। 2014 में इन्होंने अपना फाइनल रिपोर्ट प्रेजेंट किया था। जनवरी में इनका रॉ रिपोर्ट आया था और सितंबर में इनका जो है वो फाइनल रिपोर्ट इन्होंने प्रेजेंट किया था। नेक्स्ट इज फॉर इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज क्यूमुलेटिव, IINSSC, इन्फ्लेशन इंडेक्स नेशनल सेविंग सिक्योरिटीज क्यूमुलेटिव। इन्फ्लेशन रेट किसके ऊपर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई के ऊपर जो है वो ये चीज बेस्ड रहती है। अब ये देखो, अगर हम IINSSC की बात करें तो इसका फेस वैल्यू 5000 के आसपास रहता है, मिनिमम वैल्यू 5000 रहती है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 5 लाख की कर सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड रेट प्लस 1.5% मिलता है, प्लस सीपीआई इज द बेस। इंटरेस्ट पे आउट हाफ ईयरली कंपाउंडिंग भी है, मैच्योरिटी पे भी दिया जाता है, 10 इयर्स का इसका टर्म रहता है। नॉमिनेशन आप इंडिविजुअल्स की कर सकते हो, एनआरआईज को भी नॉमिनेट कर सकते हो। ट्रांसफर फैसिलिटी जो है वो इन द केस ऑफ डेथ अवेलेबिलिटी रहती है, कोलेटरल जो है वो रहती है, मतलब कोलेटरल मींस व्हिच यू कैन गिव एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। कौन एलिजिबल है? इंडिविजुअल्स, HUF, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। लॉक इन पीरियड है 1 साल। 65 ईयर से अबव वाले लोगों का, 65 ईयर से अगर कम हो तो 3 इयर्स का है, और लास्ट कूपन पेबल पे 50% की पेनल्टी पड़ती है अगर आप जल्दी विथड्रॉ कर लेते। नेक्स्ट इज सागरमाला इज अ नेम एसोसिएटेड। ये इस तरह से था कि ऐसे ऐसे माला बीड्स बनाए जाएंगे, ठीक है, ये इस तरह से था। ये जो आपको दिख रहा है ना, कांडला, पोरबंदर, मुंबई, JLN पोर्ट, मरमगोवा, मैंगलोर, कोची, चुचिकौरी,
चेन्नई, एन्नौर, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया, ये एक तरह की माला है जो हमारे देश के नक्शे पे साउथ एरिया में है। ये सागरमाला प्रोजेक्ट है। सागरमाला प्रोजेक्ट यूनियन कैबिनेट ने 25 ऑफ मार्च 2014 में इन्होंने अप्रूव करा था। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज के अंडर आता है। 6 लाख करोड़ का इसका बजट है। बट ये किससे रिलेटेड है? दिस इज रिलेटेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पोर्ट्स। पोर्ट्स किस तरह से डेवलप करने हैं, सी पोर्ट्स किस तरह से डेवलप करना है, उसके लिए जो प्रोजेक्ट है दैट इज सागरमाला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट इज as per the recent figures infant mortality rate, इसका फॉर्मूला भी पेपर में पूछा जाता है। इन इंडिया हैज कम बाय डन द फ्यू पॉइंट्स, कौन सी एजेंसी ये डाटा कंपाइल करती है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का डाटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या ह्यूमन वेलफेयर की अगर हम बात करें ना तो ये 1947 में बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आपने इसका फॉर्मूला पेपर के लिए याद करके जाना है, दैट इज नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ अ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज, 1 साल से कम के बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है डिवाइडेड बाय कितने लोग अभी कितने बच्चे पैदा हुए थे और जिंदा है मल्टीप्लाई बाय 1000। ये याद रखना 1000 के पीछे होता है, ये 100 के पीछे नहीं होता, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 100 के पीछे नहीं होता, 1000 के पीछे होता है। नेक्स्ट इज 10 रुपए कंटेन्स द सिग्नेचर ऑफ, ये क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 1 रुपी नोट के ऊपर ना फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन रहता है, बट उसके अलावा जितने भी नोट्स है ना, करेंसी नोट्स है, सब पे गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर का जो है वो सिग्नेचर रहता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अभी इस टाइम पे हमारे गवर्नर कौन है? शक्तिकांता दास जी, शक्तिकांता दास। देखो जितने इंस्टीट्यूशन हम पढ़ते हैं ना, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग पेपर के लिए ना उसके चेयरमैन क्या, उसके हेड जो है, प्रेसिडेंट जो है, जो गवर्नर्स है, ये टॉप मोस्ट पोस्ट रहती है, इनका जरूर नाम पढ़ के जाया करिए। अपने पेपर के पास ये करंट नॉलेज जरूर रखा करिए। IRDA is an autonomous apex statutory body which regulates and develops the insurance industries in India. Very right, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है, which is the apex body to regulate the insurance business, वो IRDA है। इसका एक्ट आया था 1999 में। IRDA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? दैट इज इन हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना में जो है वो इसके हेडक्वार्टर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। 1999 में ये बनाया गया था, 1999। Next is an agency which holds the electronic record of the insurance policies issued to individuals. इसको क्या कहा जाता है? दैट इज नॉन एज इंश्योरेंस रिपोजिटरी। मैं बताती हूँ इंश्योरेंस रिपोजिटरी क्या है। ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। ये सर्विसेज कब लॉन्च की गई थी? इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2013। सितंबर 2013 में इंश्योरेंस रिपोजिटरी लॉन्च किया गया था। हर क्वेश्चन हम इसी तरह से करते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ने की जरूरत पड़ती है, पेपर में क्वेश्चन मोल्ड करके भी पूछा जा सकता है। सितंबर 2013 में इंश्योरेंस रिपोजिटरी सर्विसेज इंडिया में लॉन्च कर दी गई थी। इसमें ये था कि आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसीज को, क्लाइंट्स की इंश्योरेंस पॉलिसीज को डिजिटल फॉर्मेट में सेव करके रख सकते हो, इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। दिस सर्विस इनेबल्स the policy holders to keep the policies in the electronic format. अब ये किसके लिए बनाई गई थी? These services were launched for which of the following? These are for those policy holders who want to get their policies in the electronic format. तो IRDA के अंदर इसको रेगुलेट किया जाता है। 1999 में एक्ट आया था IRDA। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो डेली इंडियन इकोनॉमी सेक्शन प्रिपेयर करने के लिए, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्विजेस जो है वो शेयर किए जाते हैं। थैंक यू।